एनकाउंटर को लेकर हमेशा सवाल उठते रहे और हमेशा एनकाउंटर की जांच भी होती है, बाकायदा ह्यूमन राइट कमीशन के पास पूरी रिपोर्ट जाती है। हाल के वक्त में आपको याद होगा 2 ऐसे एनकाउंटर जो काफी चर्चित रहे। एक हैदराबाद जिसमें एक डॉक्टर के साथ रेप हुआ था और कैसे पुलिस कस्टडी के अंदर ही फिर जितने भी 4 लोग पकड़े गए उनका एनकाउंटर होता है कि वो कस्टडी से भाग रहे थे। दूसरा विकास दुबे कानपुर, जिसके बारे में पहले से ही मालूम था कि एनकाउंटर होगा और वैसे ही होता है, गाड़ी पलटती है और एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर शुरू से ही सवालों के घेरे में क्यों रहता है, उसकी वजह यह है कि हमेशा जब एनकाउंटर होता है तो पुलिस की यही दलील होती है कि सामने वाला भाग रहा था या फिर पुलिस पे उसने गोली चलाई और जवाब में पुलिस को गोली चलानी पड़ी जिसमें मौत हो गई। बहुत सारे लोग एनकाउंटर को एक तरह से सरकारी कत्ल भी कहते हैं। विकास दुबे या हैदराबाद वाले मामले में तो किसी पुलिस को गुनहगार नहीं ठहराया गया, लेकिन इस देश में ऐसे बहुत सारे एनकाउंटर हुए हैं जिसकी वजह से बहुत सारे पुलिस वाले जेल में हैं और उनके ऊपर बाकायदा 302 यानी कि कत्ल का मामला दर्ज किया गया, मुकदमा चला, सजा हुई। एंटीलिया केस में एक जो कांस्टेबल था वो पेरोल पे आया था, वो भी एक एनकाउंटर में उम्र कैद की सजा काट रहा था। ऐसे ही ना मालूम कितने केस हैं, लेकिन इस देश में इकलौती एक मिसाल है एनकाउंटर को लेकर जिसमें एक साथ एक स्टेट के 18 पुलिस वालों को सजा सुनाई गई और 18 के 18 को उम्र कैद, लाइफ इम्प्रिजमेंट। इतनी बड़ी तादाद में एक साथ इतने पुलिस वालों को एनकाउंटर के लिए सजा देने का ये इकलौता और अब तक का आखिरी मौका है। न उसके बाद इतनी बड़ी तादाद में पुलिस वालों को सजा हुई, न उससे पहले कभी हुई, बल्कि ये वो एनकाउंटर है जिसकी दहशत ऐसी है कि उसके बाद से उस स्टेट में करीब 12 साल हो गए, दोबारा फिर कभी एनकाउंटर ही नहीं हुआ। पुलिस वालों की हिम्मत ही नहीं हुई कि वो एनकाउंटर करें। कहानी उत्तराखंड की है। उत्तराखंड में आखिरी एनकाउंटर 2009 में हुआ था, आज 2021 है। 2009 के बाद दोबारा कभी एनकाउंटर नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये इस कहानी को समझने के बाद, सुनने के बाद आपको पता चलेगा। गाजियाबाद के करीब एक लड़का रहता था, उसका नाम था रणवीर सिंह। पढ़ने लिखने में ठीक ठाक, माँ बाप ने उसको MBA करवाया। MBA करने के बाद उसका एक इंटरव्यू था और इंटरव्यू के लिए उसे देहरादून जाना था। बात 3 जुलाई 2009 की है, 3 जुलाई 2009। वो इंटरव्यू देने के लिए वहां चला जाता है। 3 जुलाई की ही सुबह उसका इंटरव्यू था। इंटरव्यू पूरा हो जाता है और उसको अभी वहीं रुकना था। माँ बाप भी खुश, चलो बेटे की पढ़ाई पूरी हुई, नौकरी लगेगी। लेकिन माँ बाप की सारी खुशी अगले ही दिन काफूर हो जाती है जब 4 जुलाई की सुबह का वो अखबार देखते हैं और उस अखबार में देहरादून से छपने वाले जितने अखबार थे, फ्रंट पेज पे एक ही खबर थी और वो ये थी कि एक बदमाश, एक गैंगस्टर की पुलिस एनकाउंटर में मौत। और कुछ अखबारों में तो तस्वीर ऐसी थी कि एक जंगल का इलाका था, एक लड़के की लाश जमीन पर पड़ी है और उसके इर्द गिर्द करीब करीब 1 से 1.5 दर्जन पुलिस वाले हैं और उनमें से कई पुलिस वालों के मुस्कुराते हुए चेहरे हैं उस तस्वीर में। और वो तस्वीर आमतौर पे वैसी है जैसे आप किसी टेररिस्ट, किसी खूंखार क्रिमिनल, किसी इनामी बदमाश को जब आप मार गिराते हैं एनकाउंटर में, ऐसी तस्वीरें हम लोगों ने बहुत देखी है। तो बाकायदा वहाँ पे पुलिस वाले खड़े होकर फोटो खिंचाते हैं, जैसे किसी ज़माने में होता था कि किसी आप शेर या किसी और का शिकार कर लेते थे तो आप एक विजयी मुद्रा में उसके इर्द गिर्द खड़े होकर फोटो खिंचाते थे। कई बार वैसी ही तस्वीरें एनकाउंटर के बाद देखने को मिलती हैं जो शायद होनी नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा होता है। तो ये तस्वीर भी ऐसी ही थी कि करीब 1 से 1.5 दर्जन पुलिस वाले चारों तरफ खड़े हुए, उनमें से कुछ मुस्कुराता हुआ चेहरा है और एक लाश जमीन पर पड़ी हुई है। और उसके बाद बड़ी बड़ी हेडलाइन अखबारों में कि एक बदमाश पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। जो मैसेज जाता है पुलिस वालों का कंट्रोल रूम को, उस कंट्रोल रूम में भी ये 3 जुलाई का मैसेज रिकॉर्ड है कि एक बदमाश एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर लेकर भाग गया है और उसके पीछे जा रहे हैं और वो जंगल की तरफ गया है। फिर ये भी आ जाता है कि हम और फोर्स भेजें। फिर ये भी है कि एनकाउंटर में आखिर में मारा गया। तो ये पूरी कहानी, शानदार तस्वीरें अखबारों में छपी, सब कुछ हुआ। अब 4 जुलाई को इधर ये खबर छपी, घर वालों को पता चला। बदहवास परिवार गाजियाबाद के करीब से
भागता है देहरादून। देहरादून में जब वो जाते हैं, पुलिस वालों से मिलते हैं, लाश अस्पताल में थी, मुर्दाघर में, पोस्टमार्टम होना था क्योंकि एनकाउंटर में मौत हुई थी। अब वहां जाने के बाद से कहानी अचानक पलटनी शुरू हो जाती है। सारे अखबार में जो खबर थी कि एक बदमाश एक पुलिस वाले का छीन कर भाग रहा था, उसके 2 साथी फरार हो गए, गोलियां चलाई और वो क्राइम के मकसद से यहाँ आया था, कोई बड़ा हादसे को अंजाम देना था। जब परिवार वहां पहुंचा तो कहानी ये थी कि जैसे पुलिस बदमाश कह रही है, जैसे पुलिस कह रही है कि पिस्टल लेके भागा, जंगल में एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ में मारा गया। वो तो एक स्टूडेंट है, गाजियाबाद में पढ़ता था, MBA उसने किया, उसके बाद उसका एक इंटरव्यू था जॉब के लिए और वो देहरादून गया और उसका नाम रणबीर सिंह है। अब जब ये बात पता चली तो पुलिस के भी पसीने छूटे कि ये क्या मामला है। इस दौरान में अब पुलिस वालों की कहानी के खिलाफ परिवार वालों ने हंगामा करना शुरू कर दिया हॉस्पिटल के बाहर। जब उन्होंने हंगामा करना शुरू किया, उन्होंने कहा कि पुलिस ने हमारे बेगुनाह बच्चों को मार दिया है, तो पुलिस वालों को लगा कि उनकी पोल खुल न जाए। उन्होंने जबरन उन लोगों को वहां से हटाने की कोशिश की और इस चक्कर में उन्होंने उल्टे परिवार वालों पर लाठीचार्ज कर दिया। जब ये लाठीचार्ज हुई, लोकल रिपोर्टर वहां पे ऑलरेडी थे, एक दिन पहले पुलिस ने कहानी सुनाई थी, अब रिपोर्टर अपनी आंखों से कहानी देख रहा है। तो पीड़ित परिवार वालों पर इस तरह से लाठी चलाना, बरसाना उन्हें भी अजीब लगा और उसके बाद ये खबर छपी, न्यूज चैनल पे आया। तब ये हो गया कि एक पुलिस वाला एक जैसे बदमाश कह रहा है, उसके परिवार वाले तो वहां से आए और वो दूसरी कहानी बता रहे हैं। फिर ये भी हुआ कि जहाँ इंटरव्यू देने आया वहां से भी कंफर्म हुआ कि हाँ, ये लड़का इंटरव्यू देने आया था, इसने MBA की पढ़ाई की, इसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं है। अब सारी चीजें पुलिस वालों के खिलाफ जा रही थी। ऊपर से परिवार वालों के ऊपर लाठीचार्ज और गुस्सा हो गया, लोगों का भी गुस्सा भड़का कि क्या मामला है। अब बात सरकार तक गई। सरकार ने कहा कि ठीक है, ये मामला पुलिस का, तो हम इसकी CBCID जांच करवाते हैं। सरकार ने ऑर्डर दिया कि CBCID जांच कराते हैं। 4 जुलाई की ये बात थी, 3 को एनकाउंटर हुआ था, 5 जुलाई की तारीख आ जाती है। 5 जुलाई को अचानक पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आता है और जब ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो फिर पुलिस के पास, देहरादून पुलिस के पास मुंह छुपाने और दिखाने के लिए अब था ही नहीं कुछ, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट उसी उत्तराखंड में हुआ, उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में, और उसी उत्तराखंड पुलिस की तरफ से जो लाश जिस तरीके से सौंपी गई थी मुर्दाघर को, उसी के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये बताता है कि मरने वाले शख्स के जिस्म में 22 गोलियां मारी गई थी, 22 बुलेट्स, और 28 इंजरी मार्क्स थे, 28 जख्मों के निशान। अब यहां पे सवाल ये उठा कि अगर एक बदमाश एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर लेके भाग रहा है, उसके बाद वो जंगल में पहुंचता है, पुलिस उसे घेर लेती है, पुलिस को देख के गोली चलाता है, जवाब में पुलिस गोली चलाती है, 22 गोली लगी, इसका मतलब है वो बहुत मिनट भी नहीं, सेकंड के अंदर मर जाना चाहिए। तो फिर 28 जख्म के निशान उसके जिस्म पर कहां से आ गए? हड्डियां टूटी हुई, जगह जगह पे चोट। इसका मतलब है कि गोली मारने से पहले उसको बुरी तरह टॉर्चर किया गया, और अगर गोली मारने से पहले टॉर्चर किया गया तो इसका मतलब है कि फिर ये एनकाउंटर असली नहीं है, क्योंकि अगर टॉर्चर किया गया तो फिर वो उसके कब्जे में था जो भी है पुलिस वालों के, तो फिर वो भागा कब, कैसे पुलिस वालों पे गोली चलाई? अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने आने के बाद और भी मामले को उलझा दिया। अब देहरादून पुलिस आ गई बैकफुट पे। सरकार को कहना पड़ा कि नहीं, अब इस मामले की जांच जो है वो CBCID से हम करा रहे हैं, लोकल पुलिस का कोई रोल नहीं होगा। लेकिन परिवार वाले अड़ गए और बाकी लोग, अब सच्चाई जब सामने आई तो उन्होंने कहा इससे कुछ नहीं होगा, मामले की जांच CBI से कराई जानी चाहिए। और उसके बाद जुलाई का महीना खत्म होने से पहले पहले उत्तराखंड की सरकार ने इस एनकाउंटर की जांच CBI के हवाले करवा दी। अब CBI की टीम देहरादून पहुंचती है, जांच शुरू होती है, सभी बयान लिए जाते हैं, लंबी जांच चलती है। जांच के बाद CBI एक चार्जशीट दाखिल करती है। चार्जशीट मतलब पूरे जुर्म की कहानी। CBI की उसी चार्जशीट से अब यहां से कहानी शुरू करता हूं। पुलिस ने कहा कि एक लड़का, एक बदमाश रिवॉल्वर छीन के भाग रहा है, जंगल में पकड़ा, घेरा, उसने गोली चलाई, हमने गोली चलाई, वो मारा गया। ये देहरादून पुलिस की गवाही और बयान। अब CBI की कहानी।
3 जुलाई की सुबह उसका इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू ठीक ठाक हो गया और इंटरव्यू के बाद बल्कि ऐसा था कि शायद 4 जुलाई से उसको ऑफर भी दे दिया गया कि आप नौकरी ज्वाइन कर लीजिए। अब रणवीर सिंह बेहद खुश। उसके बाद वो राम कुमार के साथ देहरादून में ही उसका एक और दोस्त रहता था जिसका नाम था अशोक। तो उसने कहा कि चलो अब यहाँ है तो अशोक से भी मिल लेते हैं। तो रणवीर सिंह अपने मोटरसाइकिल पर राम कुमार उसका जो दोस्त था उसके साथ था और ये लोग देहरादून में ही वहां पे एक सड़क है मोहनी रोड, वहां जा रहे थे अपने दोस्त से मिलने के लिए। लेकिन इत्तेफाक की बात थी कि 3 जुलाई को ही हमारे देश की राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल जी वो देहरादून के दौरे पर थी। वो देहरादून फ्लाई करके गई, वहां जॉली ग्रांट एयरपोर्ट पे लैंड की और अब उनको वहां से मसूरी जाना था। तो मसूरी सड़क के रास्ते जाना था, मसूरी में एयरपोर्ट है नहीं। तो जॉली ग्रांट एयरपोर्ट से उतरने के बाद प्रतिभा पाटिल जी का काफिला सड़क के रास्ते अब मसूरी जा रहा है और ये वक्त है करीब दोपहर के 3:45 बजे का। और ठीक उसी वक्त जिस रास्ते से इस काफिले को होके गुजरना था उनमें से एक रूट ये भी था जहां पर रणवीर सिंह अपने दोस्त राम कुमार के साथ बाइक पर था और अपने तीसरे दोस्त अशोक से मिलने जा रहा था। तो जब ये अराघर चौकी के पास पहुंचे किसी मोहनी रोड पर, तो वहां पे चूंकि प्रेसिडेंट का काफिला गुजरना था, सारे पुलिस ट्रैफिक पुलिस वालों को सड़क पे बुला लिया गया था रूट मेंटेन करने के लिए। तो अराघर पुलिस चौकी के इंचार्ज थे मिस्टर जेडी भट्ट, ये अराघर पुलिस चौकी है एक। तो इनकी टीम एक जगह पे उसी सड़क पर मोहनी रोड के पास ये बैरिकेड्स लगाए हुए थे और आम लोगों को लगभग उस वक्त जैसे ही प्रेसिडेंट का काफिला इनके पास मैसेज आ रहा था तो उस ट्रैफिक को रोकना था और प्रेसिडेंट के काफिले को आगे निकलवाना था। इत्तेफाक से रणवीर सिंह उसी जगह पर अपनी बाइक को रोके हुआ और इंतजार कर रहा था आगे बढ़ने का। चौकी इंचार्ज ने उससे कहा कि तुम अपनी बाइक यहां से हटा लो, ये रूट लग चुका है प्रेसिडेंट का। इस पे वो बाइक हटाने से इनकार करता है। चौकी इंचार्ज को गुस्सा आता है, वो कुछ कहता है, उधर से वो कुछ कहता है और इसके बाद हाथापाई भी हो जाती है। चौकी इंचार्ज रणवीर को मारता है, रणवीर भी पलट के पुलिस वाले के साथ गुत्थम गुत्थी करने लगता है। और जब गुत्थम गुत्थी होती है तो इसके बाद जो चौकी इंचार्ज है वो अपने बाकी साथियों को बुला लेता है और फिर रणवीर को पकड़ता है और रणवीर को पकड़ के चौकी ले जाता है। इस दौरान में उसके जो दोस्त थे वो वहां से भाग गए। अब रणवीर अकेला पुलिस के पास। चौकी इंचार्ज जेडी भट्ट को बेहद गुस्सा, क्योंकि उसने हाथापाई की थी, पुलिस वाले पे हाथ उठाया था। तो अब यहाँ पे पुलिस चौकी ले जाने के बाद खबर यह है कि उसे पूरी तरह पीटा गया और पूछा गया कि बताओ कि तुम्हारा दोस्त कहाँ है। उसने बताया कि मेरा दोस्त जहां रहता है, पता बताया। उसने कहा कि चलो। अब इसके बाद पुलिस की टीम रणवीर को लेकर धर्मशाला रोड पर उस फ्लैट में पहुंची जहां पे रणविजय का दोस्त रहता था और रणवीर का। तो जब उस फ्लैट पे पहुंची तो फ्लैट के आसपास जाहिर सी बात है पुलिस किसी को लेकर आती है तो आदमी की नजरें उधर उठती हैं, देखता है, सोचता है, क्योंकि सभ्य समाज में किसी के घर पे पुलिस आए तो आज भी लोग अजीब नजरों से देखते हैं। तो रणवीर को लेकर पुलिस धर्मशाला एरिया में उस फ्लैट पे पहुंचती है जहां उसका दोस्त सूरज रहता था और उसे लगा कि दोनों दोस्त यही भाग कर आ गए, राम कुमार और सूरज। लेकिन उस फ्लैट में दोनों नहीं थे। लेकिन हुआ क्या कि तमाम पड़ोसियों ने पुलिस को वहां आते हुए और रणवीर को पकड़कर लाते हुए देखा, तो वो सारे विटनेस हो गए। अब जब फ्लैट पे मिला नहीं तो पुलिस वाले वापस गुस्से में फिर चौकी पहुंचते हैं और चौकी ले जाकर बहुत बुरी तरह पिटाई करते हैं। कई पुलिस वाले एक साथ टूट पड़ते हैं रणवीर पे। पिटाई से वो बुरी तरह घायल हो जाता, लगभग समझिए कि उसकी जान ही निकल रही। अब पुलिस वाले को भी एहसास हो जाता है कि ये शायद बचेगा नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मार दिया है। अब क्या करें, अगर कस्टडी में डेथ हो गई तो फिर नौकरी खतरे में है, जेल अलग जाने की नौबत आ जाएगी। यहां से पुलिस वालों ने प्लानिंग शुरू की। उन्होंने कहा कि आप एक काम करते हैं। उन्होंने एक कंट्रोल रूम को पहले मैसेज दिया। उन्होंने कहा इस फलाने जगह से सड़क पर एक बाइक मोटरसाइकिल सवार एक बदमाश जो हमारे चौकी इंचार्ज हैं भट्ट, उनका सर्विस रिवॉल्वर लेके भाग गया है और हम उसके पीछे जा रहे हैं, ये मैसेज देते हैं कंट्रोल रूम में। कंट्रोल रूम में मैसेज देने का मतलब ये होता है कि सब कुछ रिकॉर्ड हो जाता है टाइमिंग के साथ।
उसके बाद अब ये मैसेज दिया, थोड़ी देर के बाद फिर ये लोग पहुंचते हैं, वहां पे एक जंगल है कुछ दूरी पर, और उस जंगल से एक मैसेज देते हैं कि यहाँ पे बदमाश जो है जंगल में है और वो पुलिस टीम पे गोली चला रहा है, हमारे लिए और फोर्स भेजिए। अब ये भी मैसेज कंट्रोल रूम में दर्ज हो गया, अब और फोर्स पहुंची। इसके बाद फिर थोड़ी देर के बाद एक और कंट्रोल रूम में मैसेज आता है कि मुठभेड़ में उसने चुके गोली चलाई, हमें जवाबी गोली चलानी पड़ी, तो बदमाश मारा गया। अब ये भी रिकॉर्ड हो गया कंट्रोल रूम में। अब इसके बाद सारी पुलिस टीम पहुंचती है, चारों सबसे घेरती है, तस्वीरें खिंचाई जाती हैं, बड़े पुलिस अफसर शाबाशी देते हैं, उसको जोड़ा जाता है कि कैसे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इस वक्त इधर से गुजर रही थी और एक बदमाश एक पुलिस वाले का सर्विस रिवॉल्वर छीनकर भाग गया। कुछ भी हो सकता था, प्रेसिडेंट को भी निशाना बना सकता था, जितनी बातें जैसी चीजें थी वो सारी हो सकती थी। लेकिन कुल मिला के देहरादून पुलिस ने यही साबित किया कि एक बदमाश था, एक पुलिस वाले का रिवॉल्वर छीना, भागा और कोई बड़ी वारदात कर सकता था। ये सब कुछ हो गया। 4 जुलाई को परिवार पहुंचता, जैसे मैंने आपको कहा, उन्होंने हंगामा किया, उन पर लाठीचार्ज हुई। 5 जुलाई को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई। सीबीसीआईडी मामले की जांच करती है, सीबीसीआईडी तमाम पुलिस वालों के बयान दर्ज करती है और सबकी कहानी एक जैसी कि वहीं सड़क पे चेकिंग चल रही थी, उसे रोका, वो रुका नहीं, फिर उसके बाद उसने पिस्टल छीना और वो भागा, हमने पीछा किया, फिर हमने कंट्रोल रूम को फोन किया और फोर्स मंगाई, जंगल में घेरा, उसने पुलिस पे गोली चलाई, हमने उसे जवाबी गोली में मार गिराया। यही कहानी सीबीसीआईडी को दी गई। बाद में फिर ये मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। अब सीबीआई ने जब मामले की जांच की तो कुछ चीजें जो थी देहरादून पुलिस की बेवकूफी, जिसकी वजह से उनका काला सत्य सामने आ गया। पहली चीज, पुलिस ने बिना जांच पड़ताल के अपनी तरफ से ये कह दिया कि एक बदमाश था जिसको हमने मार गिराया। रणवीर सिंह का कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड नहीं। रणवीर सिंह के सारे सबूत ये थे कि वो 2 जुलाई को ही घर से निकला था, 3 जुलाई को उसका इंटरव्यू हुआ था, उस कंपनी ने भी इस बात की तस्दीक की, 4 जुलाई से उसे नौकरी करनी थी और उसके पास कोई हथियार नहीं। दूसरा, पुलिस ने कहा कि चौकी इंचार्ज भट्ट का वो सर्विस रिवॉल्वर लेके भागा, मुठभेड़ के बाद उन्होंने उस रिवॉल्वर की बरामदगी दिखाई। और यहाँ पे भी और बड़ी बेवकूफी, रणवीर सिंह के एनकाउंटर के बाद उसके पास से जो रिवॉल्वर की बरामदगी दिखाई, वो चौकी इंचार्ज भट्ट का रिवॉल्वर ही नहीं था, वो एक कट्टा था देसी। अब सवाल ये था कि अगर वो लेके भागा और पुलिस ने लगातार उसका पीछा किया तो इस दौरान में तो वो कहीं और दूसरा कट्टा तो ला नहीं सकता था। तो इसका मतलब है कि पुलिस ने झूठी कहानी सुनाई कि वो सर्विस रिवॉल्वर लेके भागा, क्योंकि वो तो बरामद हुआ नहीं उससे, और ये कट्टा था जो खुद पुलिस ने मुहैया कराया। तीसरी चीज, पुलिस ने कहा कि सर्विस रिवॉल्वर लेके भागा, हम लगातार पीछे करते रहे और सीधे जंगल में पहुंच के मारा। अब बीच में ऐसे ऐसे गवाह सामने आ गए। इस झगड़े और एनकाउंटर के बीच में यही पुलिस धर्मशाला के उस इलाके के फ्लैट में पहुंचती है रणबीर को लेकर, ताकि उसके दोनों दोस्तों को भी ढूंढे और उनकी पिटाई कर सकें। वो थे नहीं, लेकिन इस फ्लैट में जाकर पुलिस ने गलती कर दी, क्योंकि उसने अपने खिलाफ बहुत सारे वहां पे गवाह और सबूत छोड़ दिए। लोगों ने गवाही दी कि उन्होंने रणबीर सिंह को जिंदा देखा था और पुलिस की हिरासत में देखा था, और वो ठीक ठाक था तब भी, और यहाँ पुलिस लेकर आई थी उसे उसके दोस्तों को ढूंढने के लिए और ले गई। तो अब सवाल ये है कि जब पुलिस की हिरासत में रणवीर सिंह था तो फिर एनकाउंटर कैसे हुआ, वो हिरासत से कैसे भागा? और पुलिस की कहानी में कहीं हिरासत से भागने का जिक्र नहीं था। और इन सबसे बड़ी चीज, जो सबसे बड़ा कील साबित हुआ, आखिरी कील, वो पोस्टमार्टम रिपोर्ट कि एक लड़का जिसके अगले 2 घंटे के अंदर छीना झपटी, पिस्टल लेके भागने, जंगल में एनकाउंटर सब कुछ हुआ, उसके शरीर पे 28 जख्म के निशान कहां से आए? एनकाउंटर के दौरान पुलिस वाले ने जाके पहले उसको पकड़ा भी नहीं, पीटा भी नहीं। और अगर वो कहते कि हाँ हमने पकड़ लिया और पीटा, तो फिर ये होता जब पकड़ और पीट लिया तो फिर 22 गोली क्यों मारी? तो ये बता नहीं सकते थे। तो सवाल ये था कि गोली तो लगी, लेकिन शरीर पे 28 जख्म के निशान कहां से? इसका मतलब है कि साफ है, पुलिस ने पहले उठाया, उसे बुरी तरह पीटा, जब लगा कि अब वो बचेगा नहीं, मर जाएगा, तो फिर एक फेक एनकाउंटर का ड्रामा रचा, जंगल में ले गए और गोली मारी। और उसमें यह भी था कि जो 22 गोलियां लगी वो सबके सब बेहद करीब से मारी गई। एनकाउंटर में आमतौर पे दूरी से निशाना एक दूसरे पे गोली चलाई जाती है, यहाँ पे ये था कि सब बेहद करीब से गोली मारी गई है, और 1-2 नहीं 22 गोली, वो भी एक स्टूडेंट को जिसका कोई कसूर नहीं, सिर्फ ये कि एक झगड़ा हुआ था।
तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी आखिरी कील ठोकी। अब इसके बाद सीबीआई ने ये चार्जशीट दाखिल की। ये मामला पहले देहरादून की अदालत में था, लेकिन रणवीर सिंह के परिवार वालों ने ये शक जताया कि शायद उत्तराखंड और देहरादून के अंदर चूंकि सारे पुलिस वाले इसमें मुलजिम हैं, सही से इंसाफ ना हो पाए, तो इसलिए वो चाहते थे कि इस मामले की सुनवाई देहरादून की बजाय दिल्ली में हो। और फिर दिल्ली में इस मामले को सुप्रीम कोर्ट ने उन्होंने अर्जी दी थी, सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट किया और कहा कि इस मामले की जो जांच है वो दिल्ली में हो। 31 जुलाई 2009 को सीबीआई ने इस मामले की जांच शुरू की थी पहली बार, और उसके बाद 4 जून 2014 को उन्होंने चार्जशीट दाखिल की। और इस चार्जशीट में उन्होंने कुल 18 पुलिस वालों को रणवीर सिंह की मौत का जिम्मेदार माना। सीबीआई की विशेष अदालत ने लोकल कोर्ट में 6 जून 2014 को 18 के 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई और कहा कि ये वाकई जिस तरीके से इन्होंने मारा है, क्योंकि एक वर्दी में है और ऐसा आपसी एक गुस्सा या झगड़ा और उसके लिए इस बेरहमी से किसी का कत्ल, और चूंकि ये लोग कानून के मुहाफिज हैं तो इनके हाथों अगर ऐसा हो तो ये बहुत ही संगीन मामला हो जाता है। इसलिए 18 के 18 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुना दी सीबीआई के स्पेशल कोर्ट ने। ये देश के इतिहास में पहला ऐसा मौका था जब किसी इनकाउंटर के लिए एक साथ 1.5 दर्जन यानी कि 18 पुलिस वालों को लाइफ इम्प्रिजमेंट की सजा हुई। खैर, इस सजा के खिलाफ तमाम पुलिस वाले फिर ऊपरी अदालत में गए, मतलब हाई कोर्ट में गए, और दिल्ली हाई कोर्ट में यह मामला आया 6 फरवरी 2018, अभी 3 साल पहले 6 फरवरी 2018 को दिल्ली हाई कोर्ट ने सीबीआई के स्पेशल कोर्ट के करीब 4 साल के बाद अपना फैसला सुनाया। और इस फैसले में सीबीआई ने स्पेशल कोर्ट के फैसले में कुछ बदलाव कर दिया। सीबीआई ने अपने फैसले में इन 18 पुलिस वालों में से 11 को बरी कर दिया। उन्होंने कहा कि इनके खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। 7 पुलिस वालों के खिलाफ डायरेक्ट एविडेंस थे और उन 7 के 7 पुलिस वालों को उम्र कैद की ही सजा सुनाई गई और कहा गया कि ये सातों जो है ये माफी के लायक नहीं है, इसलिए इनको उम्र कैद की सजा दी जाती है। जिन 7 पुलिस वालों को उम्र कैद की सजा सुनाई गई उसमें इंस्पेक्टर एसके जायसवाल, चौकी इंचार्ज जिससे झगड़े की शुरुआत हुई थी जीडी भट्ट, कांस्टेबल अजीत सिंह, एसओजी प्रभारी नितिन चौहान, एसओ राजेश बिष्ट, उप निरीक्षक नीरज यादव और चंद्रमोहन, इन तमाम लोगों को उम्र कैद की सजा हुई। यानी एक इंस्पेक्टर और एक चौकी इंचार्ज, 2 सबसे बड़े, बाकी सब कांस्टेबल और उस लेवल के थे। कहते हैं कि इसमें 1-2 बड़े अफसरों के भी नाम थे उस वक्त, क्योंकि जब ये एनकाउंटर हुआ और वाहवाही और शाबाशी की बारी थी तब वो सीनियर और सुपीरियर अफसर भी आगे आगे थे और उन्होंने बाकायदा पीठ थपथपाई थी एनकाउंटर करने वाले टीम की। लेकिन फिर उन लोगों को बड़ी खामोशी के साथ शिकायत पत्र से और उनसे उनके नाम बाहर कर दिए गए और वो बच गए और उनमें बड़े अफसर थे। तो फिलहाल हाई कोर्ट ने इस मामले में 7 पुलिस वालों को अब उम्र कैद की सजा सुना रखी है, 11 को बरी कर दिया है। अब इस मामले को फिर चैलेंज किया गया है सुप्रीम कोर्ट में। अब सुप्रीम कोर्ट में देखना ये है, एक तो ये चैलेंज है कि 11 को कैसे, जो सीबीआई है उसने इस फैसले को चैलेंज किया है कि 11 को बरी करने के ऊपर उन्हें आपत्ति है, और उधर रणवीर के परिवार वालों को भी अफसोस है इस हाई कोर्ट के फैसले पर। उनका कहना है, उनके पिता हैं रविंदर सिंह, कि ये उनके साथ इंसाफ नहीं हुआ कि उनके बेटे को 22 गोली मारी गई, 28 शरीर पर उसके जख्म थे, तो इस बेरहमी से मारने वाला कोई भी शख्स बचना नहीं चाहिए। तो उनका ये है कि 18 में से 11 को बरी करना है, उनके साथ इंसाफ नहीं है। तो अब सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है ये भी आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन ये देश के इतिहास का इकलौता ऐसा एनकाउंटर का मामला है जिसने कई जगह पर, बल्कि पुलिस वाले बहुत सारे जो एनकाउंटर करने के लिए तैयार बैठे रहते हैं उनको भी सोचने में मजबूर किया कि एनकाउंटर करना चाहिए कि नहीं, कहीं ऐसा ना हो जाए। और 2009 के बाद उत्तराखंड में शायद, जहां तक मेरी जानकारी है, दोबारा कोई एनकाउंटर ही नहीं हुआ। ये शायद दहशत थी इतने बड़े पैमाने पे पुलिस वालों को जो सजा मिली उसकी। सीबीआई ने इसमें बेहतरीन काम किया था इन्वेस्टिगेशन का, और सीबीआई के ऊपर उस वक्त प्रेशर भी था क्योंकि एक तरफ सीबीआई थी, दूसरी तरफ एक और फोर्स, पुलिस फोर्स ही, और इतनी बड़ी तादाद में
चार्जशीट, इतने सारे पुलिस अफसरों के नाम, लेकिन जो छोटी छोटी जो सारी जानकारी और डिटेल्स और सबूत और गवाह थे वो सारे सीबीआई ने इकट्ठे किए। जैसे इसमें वो फ्लैट जो है धर्मशाला वाला, उसके सारे गवाह बड़े काम आए। हालांकि इसमें ये भी कि जो दो दोस्त थे जो उस दिन हुआ रणवीर सिंह के साथ, बाद में वो कोर्ट में बयान नहीं दिया उन्होंने, वो भी अपने बयान से मुकर गए थे। लेकिन तब तक बाकी इतने सारे प्रूफ सबूत आ चुके थे कि अदालत को जरूरत भी नहीं पड़ी उनके बयानों की, और वैसी अदालत ने सजा सुना दी। तो ये थी कहानी उस एनकाउंटर की जिसमें देश के इतिहास में सबसे ज्यादा एक साथ पुलिस वालों को सजा हुई।